हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे आदर्शवाद की, आइडियलिज्म को समझेंगे। दर्शन के विभिन्न संप्रदाय, ये जो आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, ये सभी दर्शन के अलग अलग संप्रदाय हैं जिनको इंग्लिश में वेरियस स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी कहा गया है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हो, यह आपका कॉमन टॉपिक है। ठीक है, आदर्शवाद की बात करेंगे, आदर्शवाद को समझेंगे। इससे पहले जितना भी आपका जैसे बौद्ध दर्शन शिक्षा हो गया, जैन दर्शन और शिक्षा हो गया, ठीक है, इन सभी को हम लोग समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं। यदि आपने इनको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, आप वहां से सभी क्लासेस को सीक्वेंस से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत आसान भाषा में, कम शब्दों में हम इसको समझ पाएंगे। इससे आसान भाषा आपको कहीं नहीं मिलेगी। आइए बात करते हैं आदर्शवाद की। देखिए, आदर्शवाद है क्या? आदर्शवाद, जिसको इंग्लिश में आइडियलिज्म कहा गया है, ये वेस्टर्न फिलॉसफी की सबसे पुरानी विचारधारा है। किसकी? जो पाश्चात्य दर्शन है, जिसको इंग्लिश में वेस्टर्न फिलॉसफी कहते हैं, यह उसकी सबसे पुरानी विचारधारा है। कौन? आदर्शवाद। इसका विकास सुकरात तथा उसके शिष्य प्लेटो ने किया था। भाई, आदर्शवाद का विकास किसने किया? सुकरात और उसके शिष्य प्लेटो ने। उसके पश्चात डेकार्टे, बर्कले, कांट, फिक्टे, हीगल, इन सभी दार्शनिकों ने इस विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने का काम किया था। ये जो विचारधारा है आदर्शवाद की, ये ब्रह्मांड को ईश्वर के द्वारा निर्मित मानती है। ये जो पॉइंट है, इनको आप नोट करते चलिए कि यही इसमें मेन पॉइंट होते हैं समझने वाले। इनके माध्यम से आप अंतर कर पाएंगे कि आदर्शवाद में क्या कहा गया है, प्रयोजनवाद में क्या कहा गया है, यथार्थवाद में क्या है, प्रकृतिवाद में क्या है। ओके, इन पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। जो आदर्शवाद है, ये क्या करता है? ये ब्रह्मांड को ईश्वर के द्वारा निर्मित मानता है कि जो ब्रह्मांड है, हमारा जो संसार है, इसको ईश्वर ने बनाया है। किसने बनाया है? ईश्वर ने बनाया है। और आदर्शवाद मानता है कि इस वस्तु जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत श्रेष्ठ है। वस्तु जगत यानी कि जो हमारा भौतिक संसार है, इसकी अपेक्षा जो आध्यात्मिक संसार है, जो आध्यात्मिक जगत है, वो कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ है, कहीं ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें व्यक्ति सीधा ईश्वर से कनेक्ट कर पाता है, ईश्वर की तरफ झुकता है ना। यह ईश्वर को अंतिम सत्य और आत्मा को ईश्वर का अंश मानती है। कौन? आदर्शवाद जो विचारधारा है, यह ईश्वर को अंतिम सत्य की, अंतिम सत्य वही एक ईश्वर है, और जो आत्मा है, ये उसी ईश्वर का एक अंश है। मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? मनुष्य के जीवन का अंतिम उद्देश्य आदर्शवाद ने आत्मानुभूति बताया है, सेल्फ रियलाइजेशन बताया है। सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब होता है अपने आत्मा की अनुभूति करना, महसूस। अनुभूति का मतलब किसी चीज को महसूस करना। ठीक है, तो सेल्फ रियलाइजेशन जो है वो आदर्शवाद के अनुसार जीवन का अंतिम उद्देश्य होना चाहिए। तो आपने समझा, आदर्शवाद जो है ये ब्रह्मांड को ईश्वर के द्वारा निर्मित मानती है। ये मानती है कि जो ब्रह्मांड है उसको ईश्वर ने बनाया है, और ये इस भौतिक संसार की अपेक्षा उस आध्यात्मिक जगत को श्रेष्ठ मानती है। ये ईश्वर को अंतिम सत्य और आत्मा को ईश्वर का अंश मानती है कि जो हमारी आत्मा है वह ईश्वर का ही एक पार्ट है। और आदर्शवाद के अनुसार जो जीवन का अंतिम उद्देश्य है वह सेल्फ रियलाइजेशन है, वह आत्मा की अनुभूति है। तो प्यारे दोस्तों, ये तो बात हो गई अवधारणा की। ये हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया कि आदर्शवाद की मूल जड़ क्या है। अब आगे बढ़ेंगे तो इसका हम प्रॉपर अर्थ समझ पाएंगे। ठीक है, यदि आपका क्वेश्चन भी लॉन्ग तरीके से आता है तो आप उसमें, मैंने कहा कई बार, आप अवधारणा भी लिखेंगे एंड आफ्टर दैट आप जो है अर्थ और परिभाषा लिखेंगे। चलिए अब बात करते हैं अर्थ और परिभाषा की। आदर्शवाद को अंग्रेजी में आइडियलिज्म कहा जाता है, और ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक शब्द इसमें आपका आइडिया हो जाता है, दूसरा इज्म हो जाता है। बीच में जो एल है, बीच में एल अक्षर उच्चारण के सौंदर्य के लिए प्रयोग किया गया है कि बोलने में थोड़ा ठीक लगे, अच्छा लगे। अगर एल ना होता तो ये आइडियलिज्म हो जाता, जो उतना अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए एल बीच में जोड़ दिया, अब आइडियलिज्म हो गया। ओके, तो ये जो एल है ये केवल प्रोनाउंसिएशन के सौंदर्य के लिए प्रयोग किया गया है। तो इस तरीके से आइडिया प्लस इज्म जो है, आइडिया का अर्थ होता है विचार,
ओके, आइडिया हम सब यूज करते हैं जनरली। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, मतलब एक विचार आया है। इज्म का अर्थ होता है वाद, तो ये क्या हो गया, तो इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया है, इसको विचारवाद भी कहा गया है। ध्यान रखिएगा, आदर्शवाद का दूसरा नाम विचारवाद भी है, क्योंकि आइडिया का मतलब विचार और इज्म का मतलब वाद होता है, इसीलिए इसे विचारवाद भी कहा गया है। बात आई समझ में? ठीक है। वर्तमान समय में हम प्रत्ययवाद, विचारवाद, आध्यात्मवाद के स्थान पर आदर्शवाद शब्द का अधिक प्रयोग करते हैं। यानी कि इसको हम प्रत्ययवाद भी कह सकते हैं, विचारवाद, अध्यात्मवाद, लेकिन इन सबसे बेहतर शब्द हमारा आदर्शवाद है, जिसका हम सभी यूज करते हैं। आदर्शवादी दार्शनिक विचारों को ही सत्य मानते हैं। आपके थॉट्स ही जो हैं, जो आपके विचार हैं, उन्हीं को ये सत्य मानते हैं, उन्हीं को फैक्ट मानते हैं। ठीक। प्लेटो ने भी चिंतन, विचारों और तर्क आदि को इंपॉर्टेंस दिया है कि जो आपका जो चिंतन है, आपके जो विचार हैं, आपका जो लॉजिक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आदर्शवादी विचारधारा है जो हमारे विचारों को सत्य मानती है, हमारे चिंतन को महत्व देती है, हमारे तर्क को इंपॉर्टेंस देती है। आदर्शवाद वो दर्शन है, वो फिलॉसफी है जो मन की प्रकृति को वास्तविक मानता है कि जो आपके मन की प्रकृति है, जो आपका मन है, उसका जो नेचर है, ठीक है, आपका जो माइंड है, जो मस्तिष्क आपका कह रहा है, दैट इज रियल, वही वास्तविक है। आदर्शवादियों का विश्वास है कि जो बात सत्य या वास्तविक है वह अवश्य ही आध्यात्मिक या मानसिक है। आदर्शवादी ऐसा मानते हैं कि जो बात सत्य है या जो रियलिटी है वो जरूर या तो वो आध्यात्मिकता से जुड़ी होगी या फिर वो मानसिक तौर से कनेक्ट होगी, यानी कि आपकी सोचने समझने की जो शक्ति है उसमें सत्यता होती है, वो वास्तविक होता है। ठीक है, तो वो अवश्य ही या तो आध्यात्मिक है या मानसिक तौर पर आप उसको सोच रहे हैं ऐसा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उनका यह भी विश्वास है कि भौतिक संसार मन की अभिव्यक्ति का साकार रूप है, यानी कि ये जो हम भौतिक संसार देख रहे हैं, जो भौतिक जगत हम देख रहे हैं, ये हमारे मन की अभिव्यक्ति का साकार रूप है। जो हम सोच सकते हैं, जो हम कल्पना कर सकते हैं, वो हमारे सामने प्रेजेंट भी हो सकता है। अतः आदर्शवादियों को मनवादी, मेंटलिस्ट या आध्यात्मवादी, स्पिरिचुअलिस्ट कहना अधिक ठीक होगा, क्योंकि ये मन को महत्व देते हैं, मस्तिष्क के विचारों को इंपॉर्टेंस देते हैं, इसीलिए इनको मेंटलिस्ट या आध्यात्मवादी, स्पिरिचुअलिस्ट कहना भी ठीक ही होगा, क्योंकि ये हमारे विचारों को महत्व देते हैं, हमारे थॉट्स को महत्व देते हैं, हमारे मानसिक, हमारे मन की जो हम सोच सकते हैं, इमेजिनेशन है, उसको भी ये महत्व देते हैं। एडम्स के अकॉर्डिंग आदर्शवाद एक अथवा दूसरे रूप में दर्शन के समस्त इतिहास में व्याप्त है। वहीं पर जे.एस. रॉस की डेफिनेशन है, ये कहते हैं आदर्शवादी दर्शन के बहुत और अनेक रूप हैं, परंतु सभी का आधारभूत तत्व यही है कि संसार की उत्पत्ति का कारण मन और आत्मा है। ये जो संसार है जिसकी उत्पत्ति हुई, इसके पीछे मन और आत्मा ही है। वास्तविक रूप मानसिक चरित्र का रूप है। हॉर्न कहते हैं कि आदर्शवादी शिक्षा दर्शन मानसिक जगत का मानव को अभिन्न अंग समझने की अनुभूति का विवरण है। जो आदर्शवादी शिक्षा दर्शन है, ये मानसिक जगत को मानव का अभिन्न अंग समझने की अनुभूति का एक विवरण है। तो ये एडम्स, जे.एस. रॉस और हॉर्न के अकॉर्डिंग डेफिनेशंस दी गई हैं। आप इन डेफिनेशंस को जरूर रटेंगे। अब जो हमारा आइडियलिज्म है, इसके कुछ फंडामेंटल्स हैं, मूल तत्व हैं। इन मूल तत्वों को समझते हैं। आदर्शवादी विचारधारा के स्वरूप को समझने के लिए इसकी तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल मीमांसा का विवेचन किया गया है। जो आदर्शवाद की तत्व मीमांसा है, जिसको मेटाफिजिक्स कहा जाता है, आइए इसको समझते हैं। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि यदि आप बीएड कर रहे हैं, आप चाहे लखनऊ से हो, कानपुर से हो या प्रयागराज से हो, आपके लिए पेड कंटेंट अवेलेबल है। पेड कंटेंट का मतलब होता है कि हम आपको आपके चारों पेपर के कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आपको फुल टॉपिक वाइज कंटेंट प्लस आपको क्वेश्चन आंसर सब कुछ प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, हमारे नोट्स लेने के बाद आपको बाहर से कुछ भी खरीदने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। उसके लिए आप हमें
82818264 इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो आदर्शवाद के जो मूल तत्व हैं, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं तत्वमीमांसा की, मेटाफिजिक्स ऑफ आइडियलिज्म। देखिए, आदर्शवादी विचारधारा विचार पर आधारित है। किस पर आधारित है? विचार पर आधारित है। यह हमारे विचारों को इंपॉर्टेंस देती है। इसके अनुसार विचार ही सत्य है, भौतिक जगत असत्य है। यानी कि ये अध्यात्म पर बल देता है। किस पर? अध्यात्म पर बल देता है। भौतिक जगत को ये मिथ्या मानता है, झूठा मानता है, असत्य मानता है, जो ये भौतिक संसार है। आत्मा और आध्यात्मिक चिंतन को महत्व दिया गया है। कहा गया है कि जो आत्मा है वह ईश्वर का ही एक अंश है, ईश्वर का ही एक पार्ट है, इसीलिए आत्मा को इंपॉर्टेंस देता है, आध्यात्मिक चिंतन को महत्व देता है। प्लेटो ने कहा संसार भौतिकता में नहीं बल्कि विचारों में है। संसार कहाँ है? संसार भौतिकता में नहीं है बल्कि हमारे विचारों में है। प्लेटो मन और तर्क को प्रमुख मानता है। डेकार्टे ने भी मन को ही प्रमुख माना है। ठीक है, तो और बाकी इसमें इतना ही आपको पढ़ने की आवश्यकता है, इतना ही समझने की आवश्यकता है। आगे बढ़ेंगे, जो इसकी ज्ञान मीमांसा है, जो एपिस्टीमोलॉजी ऑफ आइडियलिज्म है, इसको समझते हैं। इसमें क्या है कि आदर्शवाद एक ज्ञान मीमांसा का दर्शन है। किसका? इसमें कहा गया है कि जो आदर्शवाद है वो ज्ञान मीमांसा का दर्शन है। सुकरात के दर्शन में बुद्धिवाद देखने को मिलता है। सुकरात का जो दर्शन है उसमें बुद्धिवाद देखने को मिलता है। सुकरात के अकॉर्डिंग वास्तविक ज्ञान अवधारणाओं के माध्यम से प्राप्त होता है। किसके माध्यम? जो वास्तविक ज्ञान है वो अवधारणाओं के माध्यम से, कॉन्सेप्ट्स के माध्यम से प्राप्त होता है। प्लेटो ने सुकरात की आत्मनिष्ठ यानी सब्जेक्टिव अवधारणाओं को वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव अवधारणाओं में परिवर्तित करके विचारों की संज्ञा दी है। किसने? प्लेटो ने। प्लेटो ने ज्ञान को 3 रूपों में बांटा है। एक तो इंद्रिय जन्य ज्ञान, दूसरा सम्मति जन्य ज्ञान, तीसरा है चिंतन जन्य ज्ञान। ये प्लेटो ने 3 रूपों में इसको बांटा है। बर्कले सत्य ज्ञान की प्राप्ति का आधार आत्मा को मानते थे। बर्कले कहते हैं कि जो सत्य ज्ञान है उसकी प्राप्ति का आधार आत्मा ही है। कांट ने आत्मा के स्थान पर तर्कणा बुद्धि को ज्ञान का आधार माना है। सबके अपने अपने अलग अलग विचार हैं। ठीक है, तो कांट ने आत्मा के स्थान पर तर्कणा बुद्धि को माना है ज्ञान का मूल आधार, और बर्कले ने सत्य ज्ञान की प्राप्ति का आधार आत्मा को माना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा मूल्य मीमांसा। आदर्शवाद की मूल्य मीमांसा क्या कहती है? आदर्शवाद के अनुसार जीवन के अंतिम मूल्य सत्यम, शिवम और सुंदरम माने गए हैं। जीवन के अंतिम मूल्य क्या माने गए हैं? सत्यम, शिवम और सुंदरम। इन मूल्यों की प्राप्ति के लिए नैतिक जीवन जीना आवश्यक है। इन मूल्यों की प्राप्ति के लिए हमारा जो नैतिक जीवन है, जो मोरल लाइफ है, उसको जीना आवश्यक है। नैतिक जीवन जीने के लिए मनुष्य में 4 सद्गुण संयम, धैर्य, ज्ञान और न्याय का होना भी आवश्यक है। आप नैतिक जीवन तभी जी सकते हैं, आपके अंदर संयम होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, आपके अंदर ज्ञान होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। यदि मनुष्य इन सद्गुणों को प्राप्त कर लेता है तो वह सत्यम, शिवम, सुंदरम की प्राप्ति करके अंतिम उद्देश्य जो सेल्फ रियलाइजेशन बताया गया है उसको प्राप्त कर सकता है। तो ये इसके जो मूल तत्व हैं। ठीक है, जिसमें पहला तत्व मीमांसा है, जिसमें कहा गया कि भौतिक जगत जो है वो असत्य है, आध्यात्मिक जो जगत है वही सत्य है। ठीक है, दूसरा है ज्ञान मीमांसा, यानी आदर्शवाद जो है वो ज्ञान मीमांसा का दर्शन है, और सुकरात के दर्शन में बुद्धिवाद को देखने को मिलता है। प्लेटो ने यहाँ पे ज्ञान को 3 भागों में बांटा है, इंद्रिय जन्य ज्ञान, सम्मति जन्य ज्ञान और चिंतन जन्य ज्ञान। वहीं पर जो मूल मीमांसा है इसमें यह कहा गया है कि हमको जो है कि एक नैतिक जीवन जीना चाहिए, उसके लिए हमें 4 सद्गुण होने चाहिए, तभी हम अपने जो अंतिम उद्देश्य है जीवन का, आत्मानुभूति, उसको प्राप्त कर सकते हैं। अब आदर्शवाद के आधारभूत सिद्धांत की, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ आइडियलिज्म की बात करेंगे। पहला सिद्धांत कहता है आध्यात्मिक जगत को महत्व दिया गया है। बिल्कुल हाँ, शुरुआत में ही हमने कहा कि आदर्शवाद में आध्यात्मिक जगत को महत्व दिया गया है। आदर्शवादियों ने अध्यात्म जगत को भौतिक तथा प्राकृतिक, जो आदर्शवादी हैं उन्होंने आध्यात्मिक जगत को भौतिक और प्राकृतिक जगत की अपेक्षा अधिक इम्पोर्टेंस दिया है, अधिक महत्व दिया है। उनके अकॉर्डिंग ये जो भौतिक संसार है ये मिथ्या है, असत्य है, झूठा है। ठीक है, इसकी बजाय उन्होंने किसको? आध्यात्मिक जगत को अधिक श्रेष्ठ माना है।
जो अंतिम उद्देश्य बताया गया है सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मा की अनुभूति का स्वरूप भी आध्यात्मिक ही है और भौतिक जगत जो है वो यहाँ पे मिथ्या बताया गया है। दूसरा सिद्धांत इसका है मानव व्यक्तित्व में विश्वास, यानी कि फेथ इन ह्यूमन पर्सनैलिटी। आदर्शवादी मनुष्य को ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट रचना मानते हैं। आदर्शवादी कहते हैं कि जो मनुष्य है इसको ईश्वर ने बनाया है और यह ईश्वर की श्रेष्ठ रचना है, यह ईश्वर की सबसे श्रेष्ठ रचना है मानव। मनुष्य अपनी बुद्धि के द्वारा नैतिक आदर्शों और सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक चेष्टाओं के द्वारा अन्य जीवों से अपने आप को अलग कर लेता है। भाई मनुष्य ही है जिसके अंदर अलग प्रतिभा है, ठीक है, इसके अंदर अलग तरीके की बुद्धि है, सबसे श्रेष्ठ बुद्धि है, इसीलिए अपने आप को बाकी जीवों से अलग कर पाता है। धर्म, नैतिकता, कला, साहित्य, गणित और विज्ञान जो सच्चे अर्थों में मानव संबंधी शास्त्र हैं, युग युगांतर से चले आते हुए मनुष्य के नैतिक बौद्धिक क्रियाकलापों के ही परिणाम हैं। तो इस तरीके से इसमें कहा गया है कि मानव व्यक्तित्व में विश्वास होना चाहिए और मनुष्य ही है जो ईश्वर की श्रेष्ठ रचना है और बाकी जीवों से इसके अंदर जो ईश्वर ने जो अलग प्रकार की प्रतिभा दी है, जो इसके अंदर अलग प्रकार की बुद्धि दी है, ये सब चीज़ें मानव को बाकी जो जीव हैं उनसे अलग भी करता है। ओके, नेक्स्ट कहता है अनेकता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। आदर्शवादी अनेकता में एकता के सिद्धांत को मानता है। उनके अनुसार समस्त प्रकृति में एक ही चेतन तत्व विद्यमान है। वो कहते हैं कि पूरे प्रकृति में सिर्फ एक ही चेतन तत्व व्याप्त है। इस चेतन तत्व को ईश्वर के नाम से संबोधित करते हैं, यानी कि पूरे संसार में एक ही ऐसा तत्व है और वो ईश्वर है जो कण कण में व्याप्त है। संपूर्ण विश्व एक केंद्र शक्ति से संचालित होता है, यानी कि पूरा विश्व जो है उसका एक ही केंद्र बिंदु है जहां से वो पूरा संचालन हो रहा है। यही तत्व समस्त प्राणियों को विविधता के बावजूद एक एकत्व के सूत्र में बांधता है, क्योंकि समस्त प्राणी एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्ट हैं, जुड़े हुए हैं। हम पेड़ पौधे से जुड़े हैं, पेड़ पौधे हमसे जुड़े हैं, बाकी जीव हमसे जुड़े हैं, हम उनसे जुड़े हैं। तो इस तरीके से हम सभी एक सूत्र में पिरोए गए हैं। फ्रोबेल का स्टेटमेंट है इस भूमंडल पर जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब में दैवीय एकता है, दैवीय शक्ति है, यही एकता परमात्मा है। ओके, चलिए अगला सिद्धांत है आध्यात्मिक मूल्यों में विश्वास, बिलीफ इन स्पिरिचुअल वैल्यूज। इसमें क्या कहा गया है? आदर्शवादी आध्यात्मिक मूल्य सत्यम, शिवम और सुंदरम को शाश्वत एवं सर्वव्यापी मानते हैं। ये सत्यम, शिवम, सुंदरम को महत्व देते हैं, उसी को शाश्वत और सर्वव्यापी मानते हैं कि हर जगह यही चीजें व्याप्त हैं। उनके अनुसार जीवन का परम लक्ष्य इन आध्यात्मिक मूल्यों को प्राप्त करना है। क्या आदर्शवादी कहते हैं कि जीवन का परम लक्ष्य क्या होना चाहिए? सत्यम, शिवम और सुंदरम, ये जो मूल्य है, आध्यात्मिक मूल्य है, इन्हीं को प्राप्त करना है, तभी ईश्वर की प्राप्ति भी पॉसिबल है। इन तीनों आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति में मानव के मन की 3 क्रियाएं, ज्ञान, अनुभव और इच्छा भी शामिल हैं। जब आपके पास ज्ञान होगा, अनुभव होगा, आपकी इच्छा होगी, तभी आप इनको अपने जीवन में उतार सकते हैं। जो आप सत्यम, शिवम, सुंदरम को, ये जो आध्यात्मिक मूल्य हैं, इनको अपने जीवन में उतार लेंगे, तभी आप ईश्वर की प्राप्ति भी कर पाएंगे और आपके जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है सेल्फ रियलाइजेशन, आप वहां तक पहुंच पाएंगे। और यहाँ पे आगे जे.एस. राउस का स्टेटमेंट है कि आदर्शवादियों के अकॉर्डिंग सत्यम, शिवम और सुंदरम निरपेक्ष गुण हैं, जिनमें से प्रत्येक अपनी आवश्यकता के कारण उपस्थित हैं, यानी कि हर चीज़ अपनी आवश्यकता की वजह से ही उपस्थित है और वह अपने आप में पूर्णतः वांछनीय भी है। तो ये आध्यात्मिक मूल्यों में विश्वास है। दूसरा है नियामक और सामाजिक विज्ञानों पर बल, यानी इम्फेसाइसिस अपॉन नॉर्मेटिव एंड सोशल साइंसेस। आदर्शवादियों ने नियामक और सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन पर विशेष बल दिया है। नियामक जो विज्ञान है, ये जो नियामक विज्ञान है, इसके अंतर्गत तर्कशास्त्र, नीति शास्त्र और सौंदर्य शास्त्र, ये सब चीज़ें आती हैं। इनका जो संबंध है वो मानव जीवन के मूल्यों, उद्देश्यों और आदर्शों से होता है। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आपका समाजशास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र और मनोविज्ञान, ये सभी सब्जेक्ट्स इंक्लूड होते हैं। आदर्शवादी इन्हीं के आधार पर अपने सिद्धांतों की व्याख्या भी करते हैं।
तो ये जो हम समझ रहे थे ये आदर्शवाद के आधारभूत सिद्धांत हैं, जिसमें पहला सिद्धांत कहता है कि जो आदर्शवाद है ये आध्यात्मिक जगत को श्रेष्ठ मानता है बजाय भौतिक जगत के। दूसरा है कि मनुष्य मानव व्यक्तित्व में विश्वास होना चाहिए, ठीक है। तीसरा है अनेकता में एकता, यानी कि हम सभी जीव आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट हैं, हम सभी में एक ही दैवीय शक्ति है और ये पूरा संसार एक ही केंद्र शक्ति से संचालित हो रहा है। तीसरा, जो हमारे 3 आध्यात्मिक मूल्य हैं उनमें विश्वास करना चाहिए, मनुष्य को इन तीनों को अपने जीवन में उतारना चाहिए, तभी वो अपने जीवन के लक्ष्य तक पहुंच सकता है। पांचवा है नियामक और सामाजिक विज्ञानों पर बल दिया गया है, इन्हीं को आधार मान करके आदर्शवादियों ने जो उनके सिद्धांत है उनकी व्याख्या की है। अगला है आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा क्या है, इनको समझते हैं। देखिएगा आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा क्या है। आदर्शवाद दार्शनिक चिंतन की प्राचीनतम विचारधारा है, जी हाँ बिल्कुल। और आदर्शवादियों के अकॉर्डिंग शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति आध्यात्मिक गुणों को प्राप्त कर पाता है, यानी कि आदर्शवादी ये मानते हैं कि शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति अपने आध्यात्मिक गुणों की प्राप्ति भी कर पाएगा। आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षा के 2 रूप हैं। कितने बताए गए हैं? शिक्षा के 2 रूप बताए गए हैं। कौन कौन से? एक तो भौतिक, दूसरा आध्यात्मिक, ठीक है। शिक्षा का जो भौतिक उद्देश्य है वो है शरीर की रक्षा करना, अपने आप को स्वस्थ रखना, अपने शरीर को हेल्थी रखना। आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ भौतिक ज्ञान भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी पर उसका जीवन निर्भर है। भाई जो आपका जीवन है वो किस पर निर्भर है? इस भौतिक संसार पर निर्भर है, ठीक है। तो आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ आपको भौतिक जगत की भी जानकारी जरूरी है, क्योंकि इस भौतिक जगत के माध्यम से ही आप अपने आप को अध्यात्म की तरफ कनेक्ट कर पाएंगे। इसी की सहायता से वो अपने भौतिक वातावरण को अपनी इच्छा के अनुसार और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अधिक उपयोगी भी बना पाएगा, ठीक है। आगे स्टेटमेंट है आध्यात्मिक गुण मनुष्य को पशु से अलग करते हैं, क्योंकि जो पशु हैं वो अध्यात्म के बारे में नहीं जानते। ईश्वर ने उनको इतनी बुद्धि नहीं दी है कि वो ईश्वर से कनेक्ट हो पाए। यही चीज है अध्यात्म जो हमें बाकी जीवों से अलग करती है। शिक्षा साध्य नहीं है, ये सिर्फ एक साधन मात्र है जिसके द्वारा आदर्श नागरिकों का निर्माण संभव हो पाता है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा परिभाषा है हॉर्न के शब्दों में। साध्यों का साध्य, लक्ष्यों का लक्ष्य आदर्शवाद के अनुसार व्यक्ति, समाज और प्रजाति के लिए निरपेक्ष प्रत्येक का बढ़ता हुआ एक साक्षात्कार है, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने शिक्षा पर बल दिया है। आदर्शवाद के अनुसार यही शिक्षा है। इन्होंने शिक्षा के 2 रूप बताए हैं, भौतिक और अध्यात्म। अध्यात्म की तरफ जाना है तो आपको भौतिक भी समझना होगा, ठीक है। भौतिक के आधार पर ही आप अध्यात्म को जो है प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, आदर्शवाद के अनुसार पाठ्यक्रम किस तरीके का होना चाहिए, किस पर बल दिया गया है, आइए समझते हैं। आदर्शवाद के अनुसार पाठ्यक्रम क्या है, देखिएगा। आदर्शवादियों के अनुसार पाठ्यक्रम मानव के विचारों और आदर्शों एवं अनुभवों पर आधारित होना चाहिए। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? मानव के विचारों से मिलता जुलता, ठीक है। जिस तरीके के मानव अपने विचार रखता है, जो भी उसके आदर्श हैं, जो भी उसके अनुभव हैं, उनके आधार पर आधारित होना चाहिए। पाठ्यक्रम मानव जाति के संचित अनुभवों का प्रतीक होना चाहिए। इसके लिए सामाजिक और भौतिक परिवेश, जो हमारा भौतिक वातावरण है, दोनों ही उपयोगी है। इनको हमें ध्यान में रखना होगा पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय। व्यक्ति भौतिक परिवेश का ज्ञान, यानी कि जो भौतिक वातावरण है उसका ज्ञान भौतिक विज्ञानों से और सामाजिक वातावरण का ज्ञान सामाजिक विज्ञानों से प्राप्त करता है। आदर्शवादियों के अनुसार बालक के व्यक्तित्व के ज्ञानात्मक, क्रियात्मक एवं भावात्मक तीनों ही पक्षों का विकास करने के लिए तीनों पक्षों को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाना चाहिए। यह ऐसा कहा गया है पाठ्यक्रम के अंतर्गत। अब आदर्शवाद जो है वह किस प्रकार के टीचिंग मेथड्स पर बल देता है, आइए इनको समझते हैं। देखिएगा, आइडियलिज्म एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग। विभिन्न आदर्शवादियों ने विभिन्न शिक्षण विधियों को अपनाया है जो इस प्रकार हैं। कौन कौन सी शिक्षण विधियां हैं? देखिए, पहली विधि है हमारी आगमन एवं निगमन विधि। अरस्तु ने इस विधि के द्वारा
शिक्षा दिए जाने पर बल दिया है कि इस विधि से आप बालक को शिक्षा दीजिए, जिसमें पहली आपकी आगमन विधि है जो सामान्य से विशिष्ट की ओर लेकर के जाती है, यानी पहले बच्चों को सामान्य चीजें बताइए फिर उनको विशिष्ट की तरफ लेकर के चलिए। दूसरी इसकी अपोजिट है निगमन विधि जो विशिष्ट से सामान्य की ओर ले जाने पर बल देती है। इसके बाद है प्रश्नोत्तर विधि। जो प्रश्नोत्तर विधि है ये किसने दी है? सुकरात ने। इसमें बालक से आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, ठीक है। और इस विधि का प्रयोग किसने किया? सुकरात ने किया। तीसरी है संवाद विधि। जो संवाद विधि है प्लेटो ने इस विधि का विकास किया था। किसने किया था? प्लेटो ने। ओके, प्लेटो ने अपनी अधिकतर जो रचनाएं भी वो संवादों के रूप में लिखी हैं। तीसरी है तर्क विधि। हीगल ने तर्क विधि को अपनाया। किसने अपनाया? हीगल ने अपनाया। फिर है निर्देश विधि। निर्देश विधि हर्बर्ट ने निर्देश विधि का प्रयोग किया। खेल विधि जो प्लेवे मेथड है, फ्रोबेल ने खेल विधि के द्वारा शिक्षा देने पर बल दिया है। अभ्यास और आवृत्ति विधि ये जो है पेस्टोलॉजी ने अभ्यास और आवृत्ति विधि को सर्वश्रेष्ठ माना है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि आदर्शवादी विधियों का सार है क्रिया और नियमित तथा निर्देशित स्वतंत्रता, जिसको एक्टिविटी एंड रेगुलेटेड एंड गाइडेड फ्रीडम भी कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ विधियां हैं जिन पर आदर्शवादियों ने बल दिया है। आदर्शवादी शिक्षण प्रक्रिया में आत्मक्रिया और अनुकरण पर बल देते हैं। आदर्शवादी जो भी टीचिंग मेथड्स बताए हैं उसमें क्या है? आत्मक्रिया, बच्चा खुद करे और अनुकरण के माध्यम से सीखे। आदर्शवादियों के अनुसार आत्मक्रिया द्वारा ही विकास भी संभव हो सकता है। आदर्शवादी अनुकरण को शिक्षण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग मानते हैं। ये कहते हैं कि बालक जो है वो इमिटेशन के माध्यम से अनुकरण करके नकल करके सीखता है। उनका विचार है कि अपरिपक्व बालक अपने से बड़ों और साथियों के व्यवहार का अनुकरण करके सामाजिक व्यवहारों को सीखता है। ये मानते हैं कि जो अपरिपक्व बालक, जो छोटा बालक है, उसके जैसा उसके घर में उसके बड़े करते हैं वो उनकी नकल करता है, वो भी वैसा ही करता है। जैसा उसके साथी करते हैं, मित्र मंडली करती है, वैसा ही वो बालक भी करता है। जिस तरीके के वो सामाजिक व्यवहार करते हैं वो भी सीखता है, परंतु वह इनका अनुकरण बंदर के समान ना करके अपनी चेतन शक्ति के प्रयोग से करता है। बंदर के समान सिर्फ अनुकरण नहीं करता, उसमें कुछ अपना भी ऐड करता है। चेतन शक्ति के प्रयोग से बालक अनुकरण के द्वारा विभिन्न गुणों को ग्रहण करके शिवम से समन्वय स्थापित करने में समर्थ हो पाता है। ठीक है, तो ये आदर्शवादियों के अनुसार इन शिक्षण विधियों पर बल दिया गया है। आदर्शवाद और शिक्षक, आदर्शवादी जो हैं वो टीचर को क्या मानते हैं, किस नजरिए से टीचर को देखते हैं। ठीक है, आदर्शवाद में शिक्षक का क्या स्थान है, आइए इसको समझते हैं। आदर्शवाद शिक्षक को बहुत महत्वपूर्ण स्थान देता है। जो आदर्शवाद है वह शिक्षक को बहुत महत्वपूर्ण स्थान देता है। अब इसमें जैसे फ्रोबेल का कथन है कि विद्यालय बाग है, छात्र कोमल पौधा है और शिक्षक उसका कुशल माली है। अगर शिक्षक जो एक बाग का एक माली है, वो अगर पौधों की अच्छे से देख रेख करेगा तभी वो पौधा आगे फलेगा, फूलेगा, उसमें फूल आएंगे, फल आएंगे, है ना। तो यहाँ पे विद्यालय बाग है, छात्र उस बाग का पौधा है और शिक्षक जो है वो कुशल माली है। आदर्शवादी दार्शनिकों ने शिक्षक के अनेक गुणों और योग्यताओं का विवेचन किया है कि क्या क्या गुण एक टीचर में होने चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, शिक्षक बालक के लिए सत्ता का साकार रूप होता है। शिक्षक को विषय का पूर्ण ज्ञाता होना चाहिए। यदि उसे पूर्ण ज्ञान नहीं होगा तो वो बालक को कैसे पूरा ज्ञान दे पाएगा। शिक्षक को अपनी व्यावसायिक कला में दक्ष होना चाहिए। शिक्षक को अपने छात्रों का मित्र, उनका हित सोचने वाला और दार्शनिक होना चाहिए। शिक्षक को जीवन की कला में निपुण होना चाहिए। शिक्षक को आदर्शवादी होना चाहिए, क्योंकि जो बालक हैं वो टीचर को कॉपी करते हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं। तो इसलिए शिक्षक के अंदर उसका जो पोशाक है, जो उसका पहनावा है, वो भी सिंपल होना चाहिए, साधारण होना चाहिए। शिक्षक को चरित्रवान होना चाहिए, उसके चरित्र को कॉपी करते हैं बालक। शिक्षक में छात्रों में रुचि विकसित करने की क्षमता होनी चाहिए। यदि किसी सब्जेक्ट को लेकर के बालक इंटरेस्टेड नहीं है तो टीचर उसको इस तरीके से, इस मेथड से पढ़ाए कि बालक को उस पर इंटरेस्ट आने लग जाए, मजा आने लग जाए। शिक्षक को निरंतर अध्ययन करते रहना चाहिए। एक अच्छा शिक्षक वही है जो खुद भी पढ़ रहा है, उसके बाद बालक को पढ़ा रहा है। ठीक है, तो ये स्थान है शिक्षक का आदर्शवाद की नज़र में।
आदर्शवाद बालक को क्या मानता है, बालक को कैसा होना चाहिए, आइए इस पर बात कर लेते हैं। देखिएगा, बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। प्रकृतिवादियों के समान आदर्शवादी शिक्षा को बाल केंद्रित नहीं मानते हैं। जिस तरीके से प्रकृतिवादी बालक को बाल केंद्रित मानते हैं शिक्षा को, उस तरीके से आदर्शवाद शिक्षा को बाल केंद्रित नहीं मानता कि आप बालक को ध्यान में रख करके पढ़ाओ, पाठ्यक्रम तैयार करो। नहीं, आदर्शवादी शिक्षा में आदर्शों और विचारों को केंद्रीय स्थान देते हैं। बालक के जैसे आदर्श हैं, समाज की जैसी आवश्यकता है, बालक के जैसे विचार हैं, उनको आधार मान करके आप पाठ्यक्रम तैयार कीजिए, उसके हिसाब से बालक को पढ़ाइए। उनके अनुसार शिक्षक का मुख्य कर्तव्य है बालक में उच्च आदर्शों को प्राप्त करने के लिए सूझबूझ का विकास करना, कि बालक उच्च आदर्शों को प्राप्त कर पाए। वे पाठ्यक्रम का निर्माण भी आदर्शों के आधार पर करते हैं। क्या करते हैं? पाठ्यक्रम का जो निर्माण है वो भी आदर्शों के आधार पर करते हैं। बालक को इन आदर्शों को प्राप्त करना है। क्या है? बालक को इन आदर्शों को प्राप्त करना है। इस प्रकार आदर्शवादी शिक्षा योजना में आदर्शों या विचारों को प्रमुख स्थान और बालक को गौण स्थान दिया जाता है। आदर्शवाद बालक को केवल शरीर, इंद्रियों और मस्तिष्क का बना हुआ अंगी मात्र नहीं मानता। उनके अकॉर्डिंग वो मनस अथवा आत्मा है, यानी स्पिरिट है। वो शरीरधारी है परंतु उसका वास्तविक स्वरूप शरीर की सीमाओं को लांघ जाता है। वो अपूर्ण है परंतु पूर्णता की ओर अग्रसर होता है। और ठीक है, ये जो है स्थान होता है और इस तरीके से आदर्शवाद बालक को देखता है। हॉर्न के अनुसार कहा गया है, बालक एक परिमित व्यक्ति है जो शिक्षित होने पर अनंत पुरुष के रूप में विकसित होता है। उसका वास्तविक उद्भव देवत्व है, उसकी प्रकृति स्वतंत्र है, उसकी नियति भी अमरत्व है। आदर्शवादी के अकॉर्डिंग, आदर्शवादियों के अनुसार अनुशासन क्या है, कैसा होना चाहिए? देखिए, आदर्शवादियों का विश्वास है कि बालक का पूर्ण विकास तभी संभव हो सकता है जब वो अनुशासन में रहे, डिसिप्लिन में रहे। अनुशासन में रहकर ही वह आत्मानुभूति, जो जीवन का अंतिम उद्देश्य बताया गया है आदर्शवाद का, सेल्फ रियलाइजेशन या आध्यात्मिकता यानी स्पिरिचुअलिटी को प्राप्त कर सकता है। क्या कर सकता है? स्पिरिचुअलिटी को प्राप्त कर सकता है। यह आदर्शवादी कठोर अनुशासन के पक्ष में नहीं है कि आप बालक को बहुत ज़्यादा कठोर अनुशासन दो, ऐसा भी नहीं है। फ्रोबेल का कथन है, बालक की रुचि का ज्ञान प्राप्त करके कि बालक का इंटरेस्ट किस में है, इस चीज़ को प्राप्त करके और तथा प्रेम और सहानुभूति व्यक्त करके उन पर नियंत्रण रखा जाना चाहिए। उनके अनुसार अनुशासन का अर्थ है नम्रता, शिष्टता, अधीनता और आज्ञाकारिता के नैतिक मूल्यों का विकास करना। आगे बढ़ते हैं तो अरे वाह, इस तरीके से हमारा जो आदर्शवाद है वो यहीं पे ख़त्म होता है और हमने पूरे आदर्शवाद को बहुत अच्छे ढंग से समझा है। ठीक है, और इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें हम प्रकृतिवाद को समझेंगे, जिसमें बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन किया गया है। अगर आपने अभी तक हमारा ये कंटेंट नहीं लिया है तो अभी भी आपके पास समय है और ये कंटेंट आप तक पहुँचेगा। आप इसको कम से कम शब्दों में, इतनी आसान शब्दों में पढ़ करके अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, और बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज के, वो फटाफट इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके नोट्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आपको चारों पेपर के कंप्लीट नोट्स दिए जाते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।